पाठ एक। रहस्यमय महल। अंधकार की पहली आहट और महल के भीतर का रहस्य। बहुत पुराने समय की बात है, इतना पुराना कि उस युग का नाम भी अब स्मृतियों में धुंधला हो चुका है। उस समय एक राज्य था जिसका अस्तित्व मानचित्रों में नहीं बल्कि किंवदंतियों में दर्ज था। उस राज्य का नाम था वैद्रवन। यह कोई साधारण राज्य नहीं था। यहाँ दिन और रात केवल समय नहीं थे बल्कि शक्तियां थीं। यहाँ हवा में भी रहस्य बहता था और जमीन के नीचे भी इतिहास सोया हुआ था। वैद्रवन के ठीक मध्य में खड़ा था एक विशाल और भयावह महल जिसे लोग काल प्रसाद के नाम से जानते थे। यह महल जितना भव्य था उतना ही डरावना। इसकी दीवारें इतनी ऊंची थीं कि आकाश को छूती प्रतीत होती थीं और इसकी नींव इतनी गहरी कि कहा जाता था वह पृथ्वी के हृदय से जुड़ी हुई है। दिन के समय यह महल स्वर्णिम आभा से चमकता था, मानो सूर्य स्वयं इसकी रक्षा करता हो। लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त होता यह महल अंधकार का वस्त्र धारण कर लेता था। रात होते ही इसकी दीवारों पर अजीब सी छायाएं नृत्य करने लगती। गलियारों से अनजानी आवाजें आती, जैसे कोई बीते युग की बातें फुसफुसा रहा हो। महल के विषय में यह कहा जाता था कि यह केवल पत्थरों से बना ढांचा नहीं है बल्कि यह जीवित है। यह सुनता है, देखता है और सही समय आने पर निर्णय भी लेता है। उस रात आकाश असामान्य रूप से शांत था। न कोई तारा चमक रहा था, न चंद्रमा दिखाई दे रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे पूरा आकाश किसी अनहोनी की प्रतीक्षा कर रहा हो। वैद्रवन की गलियां सुनसान थीं और हवा में एक अजीब सा बोझ था जो हर सांस के साथ और भारी होता जा रहा था। अचानक काल प्रसाद की सबसे ऊंची मीनार पर लगा एक प्राचीन दीपक अपने आप जल उठा। यह कोई साधारण दीपक नहीं था। यह दीपक केवल तभी जलता था जब राज्य पर कोई अत्यंत गंभीर संकट आने वाला होता था। वर्षों से यह बुझा हुआ था और अब उसका जल उठना इस बात का संकेत था कि इतिहास एक बार फिर करवट लेने वाला है। महल के भीतर उस समय केवल कुछ ही लोग जाग रहे थे। विशाल सभागार में मशालों की रोशनी कांप रही थी, मानो वे भी किसी अदृश्य भय से कांप उठी हो। राज सिंहासन पर बैठे थे राजा अजयवीर। उनका चेहरा कठोर था, पर उनकी आंखों में आज कुछ और ही दिखाई दे रहा था। उन्होंने अनेक युद्ध देखे थे, अनेकों शत्रुओं का सामना किया था, पर आज उनके मन में जो बेचैनी थी वह तलवार से नहीं बल्कि भविष्य की अनिश्चितता से उपजी थी। राजा के समीप खड़े थे महामंत्री वृद्धेश। वे साधारण मंत्री नहीं थे। कहा जाता था कि वे समय की रेखाओं को पढ़ सकते हैं और आने वाली घटनाओं की आहट पहले ही सुन लेते हैं। पर उस रात उनका चेहरा असामान्य रूप से पीला था। उनके हाथों की उंगलियां कांप रही थी, मानो वे किसी ऐसे सत्य को महसूस कर रहे हों जिसे स्वीकार करना भी कठिन हो। और फिर वहां थी वह जिसके कारण काल प्रसाद वास्तव में रहस्यमयी कहलाता था, राजकुमारी इरावती। उसका अस्तित्व स्वयं में एक प्रश्न था। उसके जन्म के समय वैद्रवन में 7 दिनों तक सूर्य अस्त नहीं हुआ था। रात ने राज्य में प्रवेश नहीं किया था, मानो प्रकृति स्वयं उसके आगमन से चकित हो गई हो। बचपन से ही उसमें कुछ अलग था। उसकी आंखों में गहराई थी, ऐसी गहराई जिसमें भविष्य की परछाइयां दिखाई देती थीं। उसी क्षण महल की दीवारों में हल्की सी कंपन हुई। यह कोई भूकंप नहीं था क्योंकि जमीन स्थिर थी, पर फिर भी पत्थरों के भीतर से एक अजीब सी धड़कन महसूस हो रही थी, जैसे महल का हृदय तेजी से धड़कने लगा हो। मशालों की लौ एक साथ झुक गई, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें छू लिया हो। महामंत्री वृद्धेश ने धीमे स्वर में कहा कि वह समय आ गया है जिसे वर्षों से टालने का प्रयास किया जा रहा था। राजा अजयवीर ने अनायास ही अपनी तलवार की मूठ को कसकर पकड़ लिया। उनके मन में यह प्रश्न बार बार उठ रहा था कि क्या वह भय जिसके बारे में केवल भविष्यवाणियों में पढ़ा गया था अब सच में सामने आ खड़ा हुआ है। तभी महल के बाहर से एक तीखी चीख सुनाई दी। वह चीख किसी एक व्यक्ति की नहीं थी बल्कि उसमें आतंक और पीड़ा दोनों घुले हुए थे। इसके साथ ही महल के द्वारों पर अजीब सी छाया फैलने लगी। काली धुंध धीरे धीरे घनी होती गई और उसी धुंध के भीतर से आकृतियां उभरने लगी। वे आकृतियां मनुष्य जैसी थीं, पर पूरी तरह मनुष्य नहीं थीं। उनकी आंखों से लाल प्रकाश निकल रहा था और उनके शरीर ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे धुएं और अंधकार से बने हों। महल के प्रहरी
कुछ समझ पाते उससे पहले ही वे जमीन पर गिर चुके थे। यह कोई साधारण आक्रमण नहीं था। इसमें न कोई युद्ध घोष था, न चेतावनी। यह हमला पूरी तैयारी और क्रूरता के साथ किया गया था। महल के भीतर हर ओर हलचल मच गई। गलियारों में सैनिक दौड़ने लगे, परंतु उनके कदमों में वह विश्वास नहीं था जो किसी युद्ध से पहले होता है। यह भय अलग था, अज्ञात था। इसी बीच राजकुमारी इरावती अपने कक्ष से बाहर आई। जैसे ही उसके चरण सीढ़ियों पर पड़े, पूरे महल में एक अदृश्य ऊर्जा फैल गई। दीवारों पर उकेरे गए प्राचीन चिन्ह चमकने लगे और दीपकों की लौ तेज हो गई। इरावती की आंखें स्वतः बंद हो गई। उसके माथे पर एक नीली सी रेखा उभर आई जो धीरे धीरे प्रकाश करने लगी। उस क्षण उसका स्वर गूंजा, शांत पर दृढ़, और उसने कहा कि वे उसे लेने आए हैं। यह सुनते ही राजा और महामंत्री दोनों के हृदय में एक अज्ञात भय समा गया, क्योंकि वे जानते थे कि यह केवल एक आक्रमण नहीं, बल्कि उस भविष्य की शुरुआत है जो अब टाला नहीं जा सकता। काल प्रासाद के भीतर और बाहर अंधकार और प्रकाश का यह संघर्ष अभी प्रारंभ ही हुआ था। यह केवल पहले संकेत थे उस महागाथा के, जो आने वाले समय में पूरे संसार को अपनी चपेट में लेने वाली थी। पाठ 1, रहस्यमय महल आक्रमण की भयावहता और भाग्य का प्रथम निर्णय। भाग 1 समाप्त। महल के प्रांगण में अब केवल ध्वनि नहीं, बल्कि मृत्यु का नृत्य चल रहा था। काली धुंध के भीतर से निकलती वे आकृतियां अब और स्पष्ट हो चुकी थी। उनके शरीर मानवीय थे, पर उनमें जीवन का कोई स्पंदन नहीं था। वे चलते नहीं थे, बल्कि भूमि के ऊपर सरकते प्रतीत होते थे। जहां जहां उनके चरण पड़ते, वहां की भूमि ठंडी और निर्जीव हो जाती। काल प्रासाद के प्रहरी वीर थे, पर इस प्रकार के शत्रु से उनका सामना पहली बार हो रहा था। तलवारें उन आकृतियों से टकराती, पर पूर्ण रूप से उन्हें काट नहीं पाती। जैसे ही किसी एक आकृति पर वार किया जाता, वह कुछ क्षणों के लिए बिखरती और फिर उसी अंधकार से स्वयं को पुनः गढ़ लेती। यह युद्ध साधारण बल का नहीं, बल्कि किसी अज्ञात शक्ति का था। महल की दीवारों पर टंगे शंख स्वयं बज उठे। यह संकेत था कि राज्य पर सबसे बड़ा संकट आ चुका है। सैनिकों की टुकड़ियां द्वारों की ओर बढ़ी, पर हर द्वार के पीछे वही काली धुंध फैलती जा रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे महल को चारों ओर से घेर लिया गया हो और बाहर का संसार धीरे धीरे भीतर समा रहा हो। इसी बीच गुप्त मार्गों से होते हुए राजा अजयवीर, महामंत्री वृद्धेश और राजकुमारी इरावती महल के सबसे सुरक्षित कक्ष की ओर बढ़ रहे थे। यह कक्ष बहुत कम लोगों को ज्ञात था। इसे नियति कक्ष कहा जाता था। कहा जाता था कि यहां बैठकर ही काल प्रासाद के भाग्य का निर्माण हुआ था। जैसे ही वे उस कक्ष में पहुंचे, बाहर की ध्वनियां अचानक मंद पड़ गईं, मानो इस स्थान पर समय और शोर दोनों का प्रवेश वर्जित हो। कक्ष के मध्य एक प्राचीन शिला स्थापित थी, जिस पर ऐसे चिन्ह उकेरे गए थे जिन्हें कोई भी पूर्ण रूप से समझ नहीं पाया था। उन चिन्हों से एक हल्का नीला प्रकाश निकल रहा था, जो इरावती के माथे की रेखा से जुड़ता प्रतीत हो रहा था। महामंत्री वृद्धेश ने कांपते स्वर में बताया कि यह वही क्षण है जिसकी भविष्यवाणी प्राचीन ग्रंथों में की गई थी। वह क्षण जब महल स्वयं अपना रक्षक चुनता है और जब राजकुमारी की शक्ति जागृत होती है। राजा अजयवीर ने पहली बार स्वयं को असहाय अनुभव किया। उनका राज्य, उनका महल, उनका बल, सब कुछ उस एक क्षण में तुच्छ प्रतीत होने लगा। उसी समय कक्ष की दीवारों पर अंधकार की परछाइयां रेंगने लगीं। काली धुंध ने अब गुप्त कक्ष तक पहुंचने का प्रयास किया था। बाहर से एक भारी और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी मनुष्य की नहीं थी। उसमें गर्जना थी, उसमें आदेश था और उसमें समय की क्रूरता छिपी थी। उस आवाज ने कहा कि जो छुपाया गया था, अब उसे सौंपने का समय आ गया है। महल की दीवारें थरथरा उठी। शिला पर उकेरे गए चिन्ह तेजी से चमकने लगे। राजकुमारी इरावती आगे बढ़ी। उसके कदमों में कोई भय नहीं था। उसकी आंखों में अब केवल एक दृढ़ निश्चय था, मानो वह अपने भाग्य को स्वीकार कर चुकी हो। उसने शिला पर अपना हाथ रखा। उसी क्षण पूरे काल प्रासाद में एक तीव्र कंपन हुआ। बाहर युद्ध कर रही आकृतियां कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो गईं। आकाश में छुपे तारे एक पल के लिए चमक उठे और फिर सब कुछ पहले से अधिक अंधकारमय हो गया।
इरावती ने शांत स्वर में कहा कि अब पीछे लौटने का कोई मार्ग नहीं है। जो आरंभ हो चुका है उसे पूरा होना ही होगा। यह महल, यह राज्य और यह संसार अब एक ऐसे मार्ग पर चल पड़े हैं जहां प्रत्येक निर्णय का मूल्य अदा करना पड़ेगा। कक्ष के द्वार अचानक टूट गए। काली धुंध भीतर प्रवेश कर चुकी थी। उसी अंधकार के बीच एक विशाल छाया उभरी। उसकी आंखें रक्तवर्णी थीं और उसकी उपस्थिति मात्र से ही श्वास लेना कठिन हो गया था। उसने राजकुमारी की ओर देखा और कहा कि पहला द्वार खुल चुका है। उसी क्षण नियति कक्ष का प्रकाश बुझ गया और अंधकार ने सब कुछ निगल लिया। यही भाग एक समाप्त होता है, पर यह केवल शुरुआत थी उस कथा की जो आगे चलकर पूरे संसार के संतुलन को चुनौती देने वाली थी।